तो 6-8 महीने बीत गए, तो एक दिन मैं बाजार जा रही हूँ, वहाँ का एक चौड़ा बाजार बड़ा मशहूर है शॉपिंग का उस समय। तो मैं जा रही हूँ तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पोस्टर और ओशो की लगा हुआ है। मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा, मैं वो रिक्शा वापस घर ले आई फोन करने के लिए, उनको बताने के लिए कि वो जो आचार्य जी थे वो फिर से आ रहे हैं। और उन्हीं दिनों में वो एक हफ्ते के बाद उनको दिल्ली जाना था। मैंने कहा नहीं, कहीं नहीं जाना, अब तो बिल्कुल नहीं कहीं भी जाना, अब बस हम तो यहाँ जाएंगे। खैर हम ओशो के पास गए, मतलब डिस्कोर्स में गए, और मेरे साथ बस फिर वही बात। मैं उनको देखा, फिर नहीं पता लग रहा, आवाजें आ रही हैं पर क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं समझ आ रहा। वही सीन, वही आंसू, वही बोला नहीं जा रहा। और पर एक बात सुनाई दी, उन्होंने डिस्कोर्स के एंड में कहा कि जो मैं शब्दों में कह सकता था मैंने कह दिया, पर जो मैं कहना चाहता हूं उसको अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो कल सुबह के मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए आए। वहाँ न्यूयॉर्क ने एक यॉर्क हॉजरी मिल्स है, उनका गेस्ट हाउस है जो हमारे घर के पास ही सिविल लाइंस में था। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे ओशो का, अब उन्होंने कहा कि वहाँ पे सुबह आना जिन्हें मेडिटेशन करनी है। अब हमें तो पता ही नहीं, मेडिटेशन शब्द ही नहीं कभी सुना था। उस समय मेडिटेशन ध्यान शब्द का रिवाज भी नहीं था, और सुना ही नहीं था कि मेडिटेशन कराएंगे, मतलब क्या करवाएंगे। पर ये होंगे वहां पे, बस ठीक है। तो हम दूसरे दिन सुबह सुबह पहुंच गए। वहां ओशो ने वो ध्यान करवाया जो वो करवाते हैं कि दो पहाड़ हैं, बीच में एक नदी बह रही है, करीब आओ, पानी में पैर रखो, महसूस करो पानी की ठंडक, उतरो पैर में, उतरो नदी में, बह रही है नदी, तैरो मत बहो। और मैं पाइसिस हूँ, बड़ी इमेजिनेटिव हूँ, तो मैं तो बह गई। अब वो खत्म हुआ, वापसी हुई, अब मैं वापस ही नहीं आई। मेरी तो आंखें बंद और मैं तो मस्त। तो ओशो ने जिसके घर में रुके थे, कपिल कुसुम उनका नाम था, उसको कहा कि वो जो लड़की वृक्ष के नीचे बैठी है ना, मुझे उससे मिलना है, उसको बुलाओ और उसको बोलो 2:30 बजे तुम्हारे घर का पता बताओ और वो आए मुझे मिलने। तो वो कपिल मेरे पास आए कि ध्यान अच्छा हुआ। बोला ही नहीं जा रहा था। तो ये पता है, आचार्य श्री ने तुम्हें बुलाया है। तो फिर हम दोपहर को पहुंचे। अब वहां उनके घर में गोल बेड था, और ओशो ऐसे करके ऊपर पालथी मार के ऐसे करके बैठे हैं, और 8-10 लोग बैठे हैं उनके पास। तो मैं एंटर करती हूँ, मेरे पति साथ में हैं, कुछ उनके दोस्त हैं साथ में, 7-8 लोग हैं हम। तो ओशो पूछते हैं, आ गई? मैं ऐसे सिर हिला रही हूँ, मेरे मुंह तो बिल्कुल कुछ नहीं, आवाज नहीं आ रही और आंसू शुरू है। और वो बोलते हैं तू कुसुम की सहेली है? मुझे पता ही नहीं कौन है कुसुम। मैं कहती है तू पड़ोस में रहती है, तेरा नाम क्या है? मैं नीलम बोलती हूँ, हवा निकलती है, आवाज तो आती नहीं। तो मेरे हस्बैंड थोड़े शरारती हैं, तो वो कहते हैं कि आचार्य श्री, जब से इसने आपको देखा ना, इसकी बोलती बंद है, ये आपके प्रेम में पागल है, मेरे को रातों को उठाती है, दिन में मेरे को परेशान करती है। आप तो इसको अपने पास बिठा लो, इसकी बोलती बंद है। आपको जो पूछना मैं बताता हूँ, इसका नाम नीलम है, ये पड़ोस में नहीं रहती, हम नहीं जानते कौन कुसुम है, तो हम तो आपसे मिलने आए हैं। तो ओशो ने ऐसे मुस्कुराए और मेरे को हंस के बोलते हैं यहाँ बैठ जा पास में। मैं वहाँ पास में बैठ गई, और उन्होंने जो वो लोग आए थे उनसे बातचीत शुरू कर दी। अब वो बातचीत कर रहे हैं और मैं पहले तो खूब आंसू आ रहे हैं, फिर थोड़े आंसू थमे, मैंने आंख खोली तो मैं देखती हूँ कि ये रियल है कि सपना है, ये मुझे सचमुच फिर से मिल गए। मैं ऐसे करती हूँ और मैं हाथ अपना धीरे धीरे उनके हाथ के पास लेके जाने से मैं छू के देखना चाहती हूँ कि ये सब सच है। पर जब मेरा हाथ उनके हाथ के पास पहुंचता है तो मैं रुक जाती हूँ, एकदम से ख्याल आता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं आंख मेरी बंद हो जाती है। वो शो बात किए जा रहे हैं और उन्होंने हाथ उठा के मेरे हाथ के ऊपर रख देते हैं। वो जो उनका स्पर्श था, वो इतने भीतर ही भीतर जैसे ठंडे पानी की लहरें बहनी शुरू हो गई। और मैं जो ऐसी ऐसी, जिसको कहते हैं मेरी एज भी वैसी, और मैं जैसी
ओवरवेल्म्ड थी। सारा ये जो पिछले 6-8 महीने से मेरा ऐसा था कि कुछ ठहरा नहीं हुआ था। मेरे को ऐसा लगता जैसे मेरे को किसी ने कोई अपरूट कर गया मेरे को आके, और मैं अपने आप में नहीं हूँ। ये मेरे को 6-8 महीने से जब से उनको देखा था, ये फीलिंग थी कि जैसे मेरे को कोई उखाड़ के चला गया। मैं जहां थी मेरे को उखाड़ दिया है और मेरे को धरती नहीं देके गया। और मेरे अंदर से वो ऐसा, मतलब जिसको कहते हैं हॉट हॉट वेव्स थी मेरे अंदर। और ओशो का हाथ रखने की देर, ऐसी ठंडी पानी की लहरें बहनी शुरू हुई मेरे भीतर, ऐसे जैसे कोई प्रसाद बरस रहा है और मैं किसी वाटरफॉल के नीचे बैठी हूँ। इतना आनंद, इतना आनंद, और मैं तो ऐसी मस्त हो रही हूँ। मेरे हाथ ऐसे उठ रहे हैं और आंखों से आंसू आ रहे हैं, और अब आंसू जो है वो भी ठंडे ठंडे हैं बिल्कुल। ऐसा मेरे को आनंद आ रहा है और मेरे को पता नहीं हो क्या रहा है। बाद में मेरे पति ने मेरे को बताया कि तेरे को तो पता नहीं, ओशो ने ऐसे, आचार्य जी ने हाथ लगाया तेरे को, तेरे हाथ के ऊपर हाथ रखा और तेरा चेहरा ही बदल गया। ऐसे लगा कोई डिवाइन पावर उन्होंने दे दी हो तेरे को। तो क्या हो रहा था तेरे को? अब मुझे तो कुछ इन चीजों का पता नहीं, मैं तो कहूँ कुछ ऐसे लगता है जैसे जब बिल्कुल शीतल हो गया अंदर, शीतलता छा गई है, बस ऐसे लगता है। तो ये मेरी पहली मुलाकात थी। बस फिर उसके बाद तो उनके साथ साथ आना जाना शुरू हुआ। ओशो जब आते थे, अमृतसर भी जाते, जलंधर भी जाते, फिर तो मैं उनके साथ भी चली जाती और वो भी मेरे को बुला लेते, जिद भी करते कई बार। और मुझे याद है पहली कई मुलाकातें जिनमें मैं बोल नहीं पाती थी, बस उनको देखती और देखती रह जाती। फिर वो कुछ पूछते ऐसे, तो फिर वो सब हंसते, वो खुद भी, ओशो भी खूब हंसते। अच्छा तेरी आवाज आ जाएगी, लौट आएगी, कोई बात नहीं तेरी आवाज को हम लौटा देंगे तो बहुत बार ऐसी मुलाकातें होती थी। बस उनके साथ फिर बहुत मौका मिला उनके साथ सफर करने का। अमृतसर जाना है, जलंधर जाना है, उनके लिए कभी पैकिंग करने का मौका मिलता, कभी मेरे को बोलते तू मेरे को मेथी के भजिए बना दे, कभी मेरे को बोलते मेरे को कुछ खिला दे। तो वो कुछ ना कुछ मेरे को मौका देते अब उनके करीब रहने का, उनके पास होने का। कभी कहते जलंधर जाना है, तुझे ख्याल में होगा, तू पहले चली जा, जाके जरा रूम थोड़ा साफ कर दे। उनको पता नहीं चलता सफाई का, और मैं भी बहुत इम्पेकेबल क्लीन थी। परफेक्शन का एक बड़ा कीड़ा था दिमाग में उन दिनों की, जो चीज करनी है तो बस परफेक्ट होनी चाहिए, उससे बेटर कोई कर ना सके। ऐसी टेंशन में होती थी, ऐसा नहीं कि भी बड़ी रिलैक्स थी और बड़े, एक टेंशन लेती थी मैं, परफेक्शन की टेंशन जिसको कहते हैं, रिजल्ट की टेंशन। इसके लिए बड़े थप्पड़ खाए, वो बाद में बताती हूँ। तो फिर अभी तो मुलाकात है ना, फिर फिर जो काम करेंगे घड़े पे, पकाएंगे, जब आग में डालेंगे, थप्पड़ भी मारेंगे और सहलाएंगे भी। अभी तो मुलाकात है ना, अभी तो मिट्टी आई है उनके पास, घड़ा बनाएंगे बाद में। तो कभी वो कहीं भेजते, कभी उनके साथ कार में इधर जाना है, वो जाना है, तो बड़ा बहुत मौका मिला उनके पास रहने का, उनके करीब होने का उन दिनों में। पुरानी बातें हैं ये। बस ऐसे यात्रा शुरू हुई। फिर 1970 सितंबर में ओशो ने कुल्लू मनाली में 10 दिन का ध्यान शिविर लिया, जहां उन्होंने कृष्ण के ऊपर बोले हैं। एक बुक है ना कृष्ण मेरी दृष्टि में, वो वाली किताब वहां हुई थी। 10 दिन का कैंप था, सुबह शाम बोलते थे। तब पहली बार ये डायनामिक मेडिटेशन की। वो ध्यान में मेरे को बिल्कुल कोई रस नहीं था, बिल्कुल रस नहीं था। ये गाइडेड मेडिटेशन ठीक थी, वो मुझे बहुत पसंद आती थी, पर ये जो डायनामिक करवाते थे तो मैं तो उनसे झगड़ा कर लेती थी। मैं भी ऐसी थी, बड़ी पंजाबी लड़कियां गरम दिमाग की होती हैं, और मैं थोड़ी माँ बाप की भी स्पॉइल्ड किड जिसको बोलते हैं, और ऊपर से सास ससुर ने तो और स्पॉइल किया हुआ था, हस्बैंड ने। वो तो बहुत ही, बस मैं कुछ भी करूं वाह वाह है। उन्होंने, मतलब मेरे सास ससुर ने तो मेरे को ऐसे लिया हुआ था, देवरों ने, सब ने बहुत प्यार देते थे।
पहली पहली बहू थी, तो उनको कोई मुकाबले करने वाली तो थी नहीं कि भी इसमें उसको कुछ नहीं आता। तो उन्होंने मेरे को किसी चीज के लिए कभी कुछ कहा ही नहीं। मैं जैसी हूं बस उनको बहुत पसंद हूं। तो मुश्किल आती थी। एनीवे, इस तरह मेरी यात्रा शुरू हुई। फिर मैंने कुल्लू मनाली का कैंप अटेंड किया, तब मैंने ध्यान शुरू किया। ध्यान तो मेरा बस मैं तो करती नहीं थी, तो ओशो मेरे को जबरदस्ती बोलते तू मेरे साथ यहाँ आगे आके बैठ, चल खड़ी हो ध्यान कर। वो जरा सा इधर उधर बोलते, मैं पीछे जाके छिप के बैठ जाती और पीठ करके बैठ जाती ताकि ऐसे घूरे ना। वो घूरते थे मेरे को, वो ऐसे करके देखते थे, बोलते बोलते बीच में वो ऐसे कर देंगे और सबकी आंखें उधर रहेंगी। तो मेरे को एक मौका मिल गया, मैं पीठ करके बैठ जाती, देखते रहो, मैं नहीं देख रही। तो मैं ध्यान नहीं करती थी। तो फिर उन्होंने, कुल्लू मनाली का मेरा ख्याल लास्ट डे होगा, तो उन्होंने मेरे को कहा कि देख, तुझे पता नहीं है, मैं तेरे को ढूंढता हुआ लुधियाना पहुंचा हूं और मैंने तेरे साथ वादा किया हुआ है, पिछले जन्मों का वादा है कि जब मैं पालूंगा मैं तेरे को जरूर हेल्प करूंगा, और तू इस चीज को समझ नहीं रही है, और अगर तू ध्यान नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता, और मैं इस जन्म में वादा करके नहीं जाऊंगा। तो मुझे लगता है ऐसे ही ध्यान करूं मैं, इसलिए कहानियां बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, नहीं करना वादा वुदा कुछ भी, हमें क्या करना ध्यान करके। मुझे मेरे में कमी क्या है पहले ये बताओ। अच्छी भली हूँ, रोना होता है रो लेती हूँ, हंसना होता है हंस लेती हूँ, लड़ना होता है लड़ लेती हूँ, प्यार करना है प्यार कर लेती हूँ। तो मैं ये हु करके क्या करूँ। और बड़ी बहस करती मैं, हर रोज मेरा उनके साथ इसी बात पे झगड़ा होता कि मेरे को नहीं करना ध्यान, और वो कहते कर। तो लास्ट डे में उन्होंने कहा कि आज लास्ट डे, आज तो कर। मैं कहा चलो कर लेते हैं, ऐसे ही एहसान कर देते हैं, मतलब एक तो रोज कह रहे हैं तो कर देते हैं। अच्छा, वैसे मुझे बड़ा, मतलब मैं कहा ना कि परफेक्शन का, टोटल होने का नहीं, परफेक्शन का जब बुखार होता था, करना है तो फिर पूरी तरह करना है। तो मैंने वो डायनामिक मेडिटेशन कर ली। वो पहले होती थी मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ, ऐसे 15 मिनट करना होता था, फिर लेट जाते थे। तो ये हु नहीं था, मैं कौन हूँ ऐसे होता था। तो बाकी 4 चरण में होती थी। अब मैंने इतने अच्छे से की कि मैं जब लेटी हुई हूँ चौथे चरण में लेट जाना होता था। मैं लेटी हूँ तो पता नहीं कुछ बहुत ही प्यारा सा अनुभव हुआ। अब वो अनुभव ऐसा था कि ऐसे जैसे लाइट है, मेरी बॉडी नहीं है, मैं अपनी बॉडी को देख रही हूँ, बॉडी से अलग हूँ, बॉडी को देख रही हूँ, जैसे बॉडी नहीं लेटी हुई, कुछ लाइट है, ऊपर भी लाइट है नीचे भी लाइट है। ये ऐसा एक अनुभव हुआ। पर वो अनुभव वो इतना सुखद सा था, इतना मीठा सा था कि मैं उसमें लेटी रही, मेरा मन नहीं हुआ उठने को। नाश्ते का समय था। ओशो एक्चुअली जब जाते थे तो मेरे को उठा के, जहां भी मैं बैठी होती थी आते थे, उठा के मेरे को अपने साथ लेके जाते। उस दिन वो नहीं मेरे को लेके गए साथ में, मैं लेटी हुई थी। तो मेरे थोड़ी देर बाद पति आए, उन्होंने मेरे को थोड़ा हिलाया, चलो भाई नाश्ता करें, हो गया ध्यान, आज तू ध्यान करने गई है तो अब लेट ही गई है, नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो फिर उठना ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, चल उठ। तो हम नाश्ता करने गए। पर वो जैसे वो जो अनुभव था वो कहीं भीतर कुछ मेरे को झलक दे गया कि जो ये कह रहे हैं वो करना चाहिए भीतर से, कि ये कुछ बात में दम है, करना चाहिए। बस फिर मेरी ध्यान की थोड़ी थोड़ी यात्रा। पर इसके बाद मैंने ओशो को पढ़ना बहुत शुरू कर दिया। और ओशो के उन दिनों स्पूल में रिकॉर्डेड होते थे, अभी ऑडियो कैसेट सीडीज नहीं आए थे, स्पूल में होता था। तो हमारे पास स्पूल का एक था, तो हम उनकी रिकॉर्ड किए हुए हर रोज सुनते। फिर तो मैं अपने घर में गई, बहुत बड़ा बंगला था, 1500 गज की कोठी थी, तो बहुत जगह थी। तो मैंने ओशो का एवरी सैटरडे, महावीर वाणी, तब तो यही 2-3 थे, कृष्ण वाणी, महावीर वाणी, ऐसे थोड़े से ही स्कूल वाले थे ओशो के, वो लेके तो हर सैटरडे को हम वो करते। बहुत जैन मुनियों को हम सुनाने जाते महावीर वाणी। वो जैन मुनि कहते शाम पड़ जाए उसके बाद आना, तो हम
मैं और मेरे पति जाते स्थानक में। मुझे तो बाहर कार में बैठना पड़ता क्योंकि औरत नहीं आनी चाहिए शाम के टाइम पे। तो मेरे पति, मैं बाहर कार में बैठती, वो जाके उनको 2-2 घंटे 1-1 घंटे का डिस्कोर्स होता था, सुनाते। इस तरह मेरी यात्रा शुरू हुई और फिर ओशो ने आना जाना बंद कर दिया। हम पहले ओशो के ऑर्गेनाइज भी करते थे। फिर मैंने को तो बड़ा जोश आ गया, पंजाबी जोश। तो मैं वो हम उनके ओशो के ऑर्गेनाइज करते और हम बड़े बड़े पोस्टर लगाते और वो आर्य समाज वाले दूसरे लोग आके कालख पोत देते। फिर हम देखते कि वो तो सब काले हो गए, तो फिर हम नए पोस्टर बनाते। ये क्या बोलते थे, बड़ा कुछ लिखते थे हम। ये दिया आंधियों से नहीं बुझेगा, त्रिशा तृप्ति केंद्र, ऐसी कुछ ना कुछ, कोई केंद्र नहीं था, कुछ नहीं था, बस त्रिशा तृप्ति केंद्र, ये दिया आंधियों से नहीं बुझेगा। और नए पोस्टर बना के फिर से ओशो की फोटो लगा के फिर से वो रातों को उठते 12 बजे की, हम 2 बजे 12 बजे उठ के सब जगह पे लगा दें। वो दूसरे 2 दिन के अंदर वो फिर से कालक हो जाती। इसी तरह चलता रहता। तो ओशो को हमने कहा कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है। और एक बार तो हुआ कि ओशो बोल रहे हैं, ओशो भी मतलब उनको तो प्रवोक ही करना है, उनको शांति से कुछ नहीं काम करना, उनको प्रवोक करना है। वो ऐसे फायरी और इतना प्यारा सा चेहरा, ऐसे शांत सा चेहरा, और बोलेंगे तो ऐसे जैसे आग लगा देंगे। और मैं कहती ऐसे बैठते तो ऐसे हो जैसे पता नहीं कुछ दुनिया का खबर नहीं, इतने प्यारा सा चेहरा बनता है, देखते रह जाते, हमारी आंखें बंद होनी चाहिए। जब बोलते हो तो ऐसे लगता है अभी कुछ आया गिरा उनके ऊपर, बचाओ इनको। अगर शाम के टाइम पे घर शांति से पहुंच गए तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, ये कहते थे। तो बहुत उपद्रव करवाते थे, बहुत उपद्रव कराते थे, कुछ ना कुछ बोल देते थे। वहां लुधियाना में भी एक बार वो खूब उन्होंने, लोगों ने नारे लगा दिए, काली झंडियां दिखा दी, उनके ऊपर चीजें फेंक दी, उनको बीच में से छुड़वा के डिस्कोर्स उनको घर लेके आए। फिर रात को जब उनको, उसी रात को उनको वापस जाना था, जब वापस जाना था तो हम स्टेशन पे छोड़ देंगे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वो लोग काली झंडियां लेके आए, आचार्य रजनीश मुर्दाबाद। और हम कह रहे हैं आचार्य रजनीश जिंदाबाद, हम भी कोई कम थोड़ी थे, आचार्य रजनीश जिंदाबाद, वो मुर्दाबाद। ओशो को हमने फूल मालाएं पहना दी, ओशो फूल लेके फेंक रहे हैं उनपे, वो कहते फूल का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये सारा माहौल होता था उन दिनों में। अमृतसर जाते थे, वहां भी उपद्रव करते थे, कुछ ना कुछ वो बोलते थे, उनको तो बोलना ही था। और हमें ट्रबल में डाल के इतने खुश होते थे जब जब हम उनको बताएं कि भगवान वहां तो, अभी तो भगवान कहना नहीं, अभी कहाँ भगवान, अभी आचार्य जी ही थे। हम कहेंगे आचार्य जी वहां तो वो उन्होंने, आर्य समाज वालों ने ऊंचे ऊंचे वो लाउड स्पीकर लगा के, जहां आपका हमने स्टेज बनाया है वो तो वहां उन्होंने वो लगा दिया है। तो मेरे को बोलेंगे तो तू जा ना, कुछ कर वहां पे जा। मैं क्या करूं वहां पे, बोलना तो आपने है, आपने ऐसा बोलना है कि कुछ ना कुछ फिर बाद में तो होना ही है। वो बड़े खुश होते थे इस बात से, बोले सोए हुओं को जगाना है तो कुछ तो, कई बार किसी के मुंह पे पानी भी तो डालना पड़ता है, कोई आवाज से ना उठे तो बेटा उठो, जब बेटा नहीं उठे तो एक आध लगानी पड़ती है, पानी डालना पड़ता है। तो जो ऐसे नहीं उठेंगे उनको मैं ऐसे उठाऊंगा। तो उनको तो बड़ा मजा आता, बड़े खुश होते कि अच्छा और क्या हो रहा है, ऐसे आंखों में चमक, भाई हमें मुसीबत में डाल दिया है। एक बार तो अमृतसर में उनका प्रवचन चल रहा है और मेरा क्या काम है, वो आर्य समाज के वालों ने क्या किया, वो किसी एक लड़के को बिठा दिया, कोई 15-16 साल का 17 साल का लड़का होगा, उसको रिकॉर्ड करके भजन भुजन, अजीब अजीब से भजन जो आर्य समाज वाले भजन होते हैं वो लगा के, वो पहले ऐसे होता था ना गोल गोल घूमते वाला रिकॉर्ड, और वो अकेला बैठा हुआ है, कोई भी नहीं उसके पास, कोई सुनने वाला नहीं, वो उसको हमारी सभा को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने किया हुआ है, उसको बिठाया हुआ है। अब मैं उसके पास जाऊं, मैं कहूँ क्या कर रहा है तू, कहाँ पढ़ाई करता है, क्या करता है, जा चाय वाय पी के आ, इसको बंद कर, नहीं नहीं इसको तो चलाना है, इसी के तो मुझे पैसे मिल रहे हैं। कितने पैसे मिल रहे हैं? 10 रुपए। चल तेरे तू 20 ले ले, इसको बंद कर, तू जा जरा मजा कर, छोड़ इसको, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, जो कोई आएगा तो मैं संभाल लूंगी, मैं लगा दूंगी। उसको मैं हटाऊं, आधा घंटा चले, उनका कोई किसी ना किसी बंदे को पता लग जाए कि ये तो डिस्कोर्स शुरू हो गया, फिर कोई आ जाए, वो देखे मैं बैठी हूँ, वो मैं आप कौन हो,
मैं हूँ। मैं उसको भी बातों में लगाना, क्योंकि ओशो का प्रवचन चल रहा है। अगर मैं वहां से हिलूंगी तो ओशो का प्रवचन बंद हो जाएगा, ये तो यहाँ लगा देगा। तो मैं उसको, आप इधर आओ ना जरा मेरे साथ बात करो। मैं भी अभी 21-22 साल की थी, तो मैं उनको एक तरफ में ले जाती, आओ जरा बात करते हैं ना, क्या बात है, क्या करना है इसको, कौन सा वाला भजन लगाना है? अरे वो तो भजन 4 बार लग गया है, अब वो नहीं किसी ने सुनना, अब कोई और लग के आओ ना, क्या है। मैं उसको बातों चीतों में, चलो इधर आके चलो चाय पीते हैं, ये करते हैं। वो इतना ऊधम करना पड़ता है उनके डिस्कोर्स के लिए कि वो, और वो जो बोल रहे हैं वो दूसरे दिन अखबारों में एक हंगामा होने वाला है, ये भी हमें पता लग रहा है। सुन, कान तो खुले ही हैं, सुन तो रहा ही है। ये हमारे आचार्य जी थे। फिर कुल्लू मनाली के कैंप में उनको हमने भगवान श्री कहना शुरू किया। उसके बाद फिर उन्होंने यात्राएं बंद कर दी और बड़े प्यार से बोलते थे, मैं तो तुझे ढूंढते आया था, तू मिल गई, अब तो तू मेरे पीछे आएगी ना, अब मुझे आने की क्या जरूरत है। हाँ, जो उपद्रव कर चले हो ना, आओगे तो मार पड़ेगी। मैं आने के लायक नहीं रहे, मेरी बात छोड़ो, मैं तो आ ही जाऊंगी। तो ओशो का इसी तरह होता था। फिर यात्राएं बंद की, बॉम्बे में सेट हो चुके थे तब तक। फिर उन्होंने माउंट आबू के कैंप शुरू किए 10-10 दिन के। तो फिर मैं वहां भी जाती। फिर वहीं माउंट आबू में ही मेरा सन्यास हुआ। सन्यास भी उन्होंने दिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं थी, कोई ध्यान मेरे जीवन में नहीं आया था तब। पढ़ती थी, प्रेम था बहुत ओशो से, पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, उनके शब्द बड़े अच्छे लगते, उनके विचार बड़े अच्छे लगते थे, क्योंकि वो रेगुलर टाइप नहीं थे, कुछ नई इनसाइट देते थे, मजा आ जाता था, बहुत अच्छा लगता था। वाह, ऐसा तो मुझे भी लगता था, पर मुझे शब्द नहीं देने आ रहे थे। तो मैं कहती, आपको कैसे पता चल जाता है कि मेरे अंदर भी ऐसा ही चलता है? और आपने कितने अच्छे शब्द दे दिए। मेरे को शब्द नहीं देने आते, पर सोच मेरी भी ऐसी है, मुझे भी यही अच्छा लगता है। तो बहुत उनके जो नया ढंग था देखने का, एवरीथिंग बहुत अच्छा लगता था। ऐसे हमारी यात्रा शुरू हुई। फिर माउंट आबू में मैंने बड़ी जिद की कि मुझे नहीं चाहिए। 7 दिन मैंने झगड़ा किया। 11 तारीख को शिविर शुरू हुआ माउंट आबू का, मेरा सन्यास 17 तारीख को हुआ है। 6 दिन मैंने काफी उनसे झगड़ा किया कि अपने को ये तुम्हारी जबलपुरी चॉइस नहीं चलती, ये जो भगवान लुंगी कुर्ता, हमें क्या ड्रामा करवाना है वहां पे, हमको यहाँ जोकर है कि तो आप सोचो कि इतने इतने बाल काट के मैं लुंगी कुर्ता पहन के लुधियाना के शहर में चलूंगी, अपने को ये आपकी चॉइस नहीं पसंद। तू अच्छा सा सेफ्रन कलर ढूंढ ले, मिन्नत करते मेरी, तो अच्छा सा सेफ्रन कलर ढूंढ ले, बच्चे की तरह मेरे को करते। तू साड़ी पहन लिया करना, तेरे को तो साड़ी बहुत अच्छी लगती है, ये जो तू, मैं वो लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती थी, मुझे बहुत शौक था, जो आजकल फैशन भी है, लॉन्ग स्कर्ट्स और छोटे साथ में ब्लाउज नॉट वाले। तो तू इस तरह के सेफ्रन पहनना, और बड़े अच्छे लग रहे हैं तेरे को। मैं कहती हाँ हाँ, शीशा देखा हुआ है, सेफ्रन नहीं कलर इतना अच्छा लगता। तो जिद कर करके 17 को उन्होंने मुझे सन्यास दिया। और सन्यास ऐसे कि मेरे को वो कहते कि दोपहर के 2:30 बजे वो मिलने का टाइम रखते थे। तो मिलने के लिए मुझे वो कहते कि तू ऐसा कर कि यहाँ कोने में बैठ जा, मैं बाकी लोगों को भी मिल लूं। तो रोज मेरी किटकिट होती सन्यास के लिए। तो उस दिन वो कह रहे थे सबको कि आप सन्यास ले लो, आप भी ले लो, सबको ऐसे ही वो बोलते थे, सभी को सन्यास के लिए, बहुत लोगों को वो खुद बोलते थे, क्योंकि हम में से किसी को भी नहीं पता था कि व्हाट इज सन्यास। उनका ये एक बड़ा न्यू कॉन्सेप्ट था, हम किसी को समझ भी नहीं थी। तो मेरे मन में आया, मैं ऐसे कोने में बैठी हूँ, मेरे को वो बोलते कि कोने में बैठ जा, और तुझे मेरा नाम अच्छा लगता है ना, रजनीश रजनीश, तो बस आँख ये बंद कर, और सांस अंदर जाए तो बोल रजनीश, सांस बाहर जाए बोल रजनीश, अंदर ही अंदर। अब वो मेरे को तो ध्यान करवा रहे हैं, मेरे को तो कुछ नहीं पता, ध्यान कहेंगे तो मैं करूंगी नहीं। उन्होंने कह दिया रजनीश रजनीश कर, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ठीक है हम बैठ गए अपना, रजनीश रजनीश अंदर ही अंदर चल रहा है। अब कान तो खुले हैं, सुनाई दे रहा है। तो अंदर एक थॉट आता है कि अगर आज कहेंगे ना सन्यास लेने को तो आज ले लूंगी। और वो व्यक्ति उठ के जाता है तो ओशो कहते हैं वहां बैठी क्या सोच रही है। और मेरे के अंदर आता है मन में, अगर आज कहेंगे ना तो आज सन्यास लेंगे सफेद कपड़ों में। तब 2 तरह के कपड़ों में देते थे, सैफरन और सफेद।
और सफेद में देते थे तो साध्वी नाम देते थे, अगर सैफरन में तो माँ। तो मेरे मन में सफेद में ले लूंगी। तो मेरे को बता, वहां बैठी क्या सोच रही है, बुढ़िया होगी क्या, सफेद में मैं देने वाला नहीं। अब जैसे कोई चोरी पकड़ी जाती है ना, अब मैं तो वो रजनीश 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 कर रही थी, और अंदर से वो एक जिसको कहते हैं लय बन गई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, एक रिदम बन गया था, रजनीश 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 अंदर ही अंदर, और बस कुछ घट रहा था। और ये एक थॉट निकली और ओशो की आवाज आई। मेरी तो आंखें बंद थी। ओशो कहे, वहां बैठी क्या सोच रही है, बुढ़िया हो गई है क्या, सफेद में मैं देने वाला नहीं हूं, इधर आ। और मैं इतनी शॉक में आ गई, मेरा बिल्कुल माइंड बंद हो गया। अब मुझे समझ में आता है कि वो नो माइंड स्पेस हो गई, ध्यान की स्पेस हो गई। मैं ऐसे ज़ोंबी की तरह खड़ी हुई, इधर आ। मैं आ गई, पास बैठी तो ओशो ने ऐसे मेरे बालों को पकड़ के अपनी गोद में ऐसे मेरा सिर रख के कहते, देख मैंने तो तेरे लिए एक माला भी छुपा के रखी हुई है, तू कैसे मेरे को मना करेगी सन्यास के लिए, और नाम तो तेरा यही बहुत प्यारा है, और अगर मुझे नया नाम रख दिया तो याद भी तो मुझे ही करना पड़ेगा, और तेरे को तो एक और लड़ने का बहाना मिल जाएगा, तो ये ले माला डाल दी। और वहां एक पेपर था जिस पे लिखा हुआ था साध्वी प्रेम पूजा। ये बड़ी मिस्ट्री है, मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, अभी भी मेरे पास वो है। वो काटते हैं उसको, क्यों साध्वी प्रेम पूजा लिखा था, किसके लिए लिखा होता, आई हैव नो आइडिया। वो काटते हैं उसको हाइलाइटर के साथ, नेवी ब्लू कलर से, ऐसे वो नाम और भी चमक रहा है, और ऊपर लिख देते हैं माँ योग नीलम, और मेरे को दे देते हैं। तो मेरे को कहते हैं तू बाहर जा, सबको बोल कि तू आज से मेरी सन्यासिन हुई। और मैं तो अभी तक बिल्कुल कोई विचार नहीं आ रहा, बिल्कुल ज़ोंबी बनी हुई हूँ। मैं दरवाजे तक जाती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। इसका क्या मतलब, मैं दिन रात यही भगवा पहनूंगी? बोले हाँ, बड़े मजे से स्माइल, बड़ी शरारती स्माइल है। तो मैंने कहा मेरे ना पति मेरे को छोड़ के भाग जाएंगे, ये सारा एक ही रंग में देख के दिन रात दिन रात। तो कहते उसको तो मैं संभाल लूंगा, तेरे को कोई और परेशान करेगा? मैं कहा चलो उनको मैं संभाल लूंगी। मैं आ गई बाहर। तो जो मेरी साधना हुई बाकियों को संभालने में। अब ये था 72 अक्टूबर मेरा सन्यास का दिन, और लुधियाना में तो एक बस बात फैल गई कि एम्सन वालों की बहू को रजनीश ने ले लिया, बस उसने सन्यास दे दिया, भगवा कपड़े पहन के, माला पहन के। अब उन दिनों क्या था कि शादी हो, ब्याह हो, पार्टी हो, बाजार जाना है, घर में रहना, रात को पहनने, दिन को पहनने, भगवा ही पहनने हैं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब भगवा के शेड थे, वो शो ने मेरे को इजाजत दी थी, तो मैंने बड़े नए नए शेड अच्छे अच्छे उसमें इंक्लूड किए, उनको दिखाती थी, भेजती थी उनके पास कटिंग्स। तो मैंने रस्ट कलर और वो अच्छे अपनी पसंद के शेड 5-6 जोड़े, तो पर पहनना वही है। अब पंजाब में शादी ब्याह हो तो बहू का काम है कि नुमाइश कर दे जितनी ज्वेलरी है उसके पास, और भारी से भारी साड़ी पहन, और जहां तक चूड़ियां पहन। और अब भगवा साड़ी के साथ तो चूड़ियां कहाँ जाएंगी, और वो गले में तो माला है, तो और क्या पहनोगे गले में, और माला पहन के ऊपर से झुमके पहन लो। तो मैंने वो सिंपल से छोटे साइज के ईयर टॉप्स, और एक प्लेन रिंग, और एक में घड़ी, और एक में बैंगल, बस। शादी हो, ब्याह हो, नहीं है, मरना है, जीना है, कुछ भी हो, मेरी एक ही ड्रेस तय है। अब लुधियाना में तो अब किसी का शादी ब्याह है, और नीलम इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ कंडेमनेशन, सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, सेंटर ऑफ क्वेश्चनिंग। तो सब अपना ग्लास लेके खड़े हैं, मैन भी, औरतें भी, जहां जाओ बीबी जी, बहन जी, ताई जी, चाची जी, सारे। ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਰਜਨੀਸ਼ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ बेकार ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਨੂੰ, मैं तो भोली वाली हूँ, मैं ठीक हूँ, साड़ी भोली वाली नू उन्होंने फंसा दिता है,
वो सब शुरू हो जाता। और इधर मैन अपना ग्लास लेके विस्की का। अच्छा, तो वहां क्या होता है? आप तो जाके 2-2 महीने रहते हो, सुना है वहां ये होता है। मैंने कहा यू हैव रेड अबाउट हिम और यू हैव रेड हिम, इट्स ए ग्रेट डिफरेंस। वो पता नहीं कहाँ से ताकत आ गई। जो ओशो को मैंने कहा था ना कि बाकी मैं संभाल लूंगी, तो उन्होंने कहा ठीक है संभाल के दिखा। पति ने तो बेचारे ने कुछ कहा ही नहीं, वो तो खुशी हो गए कि इसने संन्यास ले लिया। वो तो जाके 3 महीने बाद फिर से ले लिए। जो उन्होंने संभालना था वो तो बड़े आराम से संभल गया, उसने तो बेचारे ने कोई तंग ही नहीं किया। जिनको मैंने कहा था मैं संभाल लूंगी, उन्होंने कहा ठीक है संभाल के दिखा, इसी में तेरी साधना। तो बहुत मतलब वो टाइम था, उसमें जो गुजरना था ना, वो बड़ा एक साधना हुई। जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरु की, गुरु प्रसाद जिसको मैं कहती हूँ, वो ये था, इस सब में से गुजरते हुए एक दिन भी मुश्किल नहीं लगा। एक दिन भी नहीं ये आया कि हाय मैंने वहां नहीं जाना, वहां लोग मेरे को ऐसे पूछते हैं, वो करते हैं, मैंने नहीं जाना। सड़क पे जा रहे हैं, कोई साइकिल पे निकल रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे, संभोग संभोग करके निकल जाएंगे आगे। अब साथ में पति चल रहे हैं, ब्रदर चल रहे हैं, कोई ब्रदर इन लॉ चल रहे हैं, उनके मुंह लाल हो रहे हैं। और मेरे को बड़ा लगे खेल, जैसे कोई फिल्म में सीन चल रहा है। तो मैं वो गया आगे, अब चलो शांत हो जाओ, कुछ नहीं कर सकते, बोलने तो जब बोल गया तो क्या फर्क पड़ा। और पता नहीं कहाँ से ये सारी शक्ति आई। मैं इतनी गुस्से वाली थी, इतनी मैं मतलब गुस्सा तो नहीं मैं कह सकती, पर मतलब इमोशनल बड़े मैं उतार चढ़ाव आ जाते थे। अगर कोई चीज ठीक नहीं लगती तो फटाक से बोल देना बस। बिंदास बहुत थी, बेबाक थी बहुत। जो दिल में है वो सामने स्पष्ट है। और कोई मेरे को कुछ कहता नहीं था, सब प्यार से सुन लेते थे, बात भी कर लेते थे, तो वो एक हैबिट बन गई थी। अब ये जो सारा कुछ सुना, सारा कुछ सुनना पड़ता, और पता नहीं कहाँ से इतनी शांति, इतना पेशेंस, इतना, और कोई घबराहट ही नहीं होती थी। इतने लोग जर्नलिस्ट आ जाते, और छोटी सी उम्र थी। मैंने कहा ना कि मेरा संन्यास जब हुआ अक्टूबर 72 में, तो मैं 23.5 years old थी। पर वो ऐसी यात्रा हुई, उसमें बहुत कुछ सीख लिया, पता ही नहीं लगा। और एक ओशो ने डायनामिक मेडिटेशन के लिए बोला कि डायनामिक मेडिटेशन रोज करनी है। एक्चुअली मैं नहीं करती थी उनके कहने पे, तो उन्होंने क्या किया, एक धोखा दिया मेरे को। मेरे साथ उनका क्या होता था कि जब भी मैं जाती थी उनके पास बॉम्बे में या माउंट आबू, तो मैं उनको एक फ़ोन करती थी, उनकी सेक्रेटरी को, कि मुझे बताओ कि भगवान को क्या चाहिए, मैं लेके आऊँ। तो कभी कोई किताबों की लिस्ट, कोई चीज़ों की लिस्ट ऐसे देते। म्यूज़िक का उनको बहुत शौक था। पंजाब का हीर रांझा का म्यूज़िक, जो हीर है वो लेके आना, पंजाब में सुल्तान बाहू है उसका म्यूज़िक लेके आना, पंजाब का ये म्यूज़िक लेके आना। वो भी मेरे को गिफ्ट में देते थे कुछ ना कुछ। तो मुझे उन्होंने एक गिफ्ट में ऑडियो दिया, तब तक ऑडियो कैसेट आ गए थे। तो मुझे बोलते जो इसमें है ना, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना, और जो कहा जा रहा है ना वैसा करना। मुझे ख्याल नहीं आया कुछ भी कि क्या दिया है मेरे को। मैं हाँ हाँ दो, ले लिया। वादा कर तू वैसा ही करेगी जो जैसा इसमें कहा। कर लेंगे ना, दो, मतलब गिफ्ट मिल रहा है वो दो तुम, बाकी जो है ठीक है। और वो घर आके लगाया तो वो डायनामिक मेडिटेशन ओशो करवा रहे हैं। और मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके वो मेरे को दे दिया। मेरे को जो गुस्सा आया, और जो मेरे को गुस्सा आया, मैं गुस्से में, आंखों में आंसू आ रहे हैं मेरे को, गुस्से में इतना गुस्सा आ रहा है कि पहले पहले तो मेरे को लगा कि उन्होंने वो गलती से आ गए। पहले तो मैंने उनको लगाया, देखा कि ये तो नहीं है, ठीक है। मैं उसको फोन किया, लक्ष्मी माँ को, बॉम्बे में थे। मैंने कहा माँ, वो भगवान ने ना गलती से मेरे को वो एक दे दिया है जिसमें वो डायनामिक करवा रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि कोई मेरे को शायद म्यूजिक का कुछ देना चाहते थे, तो जरा पता करना कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो उसने पास ही बैठे होंगे, तो कहती भगवान तो हंस रहे हैं।
वो कहते वही तो दिया है और उसको बोला तो है कि जो कहा है वो करना है। और मेरे को जो गुस्सा आया, मैंने वैसे वहीं पे, मतलब फोन है और मैं फोन ही पटकने को तैयार हूँ। मैंने कहा ये थोड़ी को होता है, ये तो धोखा है, मैंने बोला था कि मुझे ध्यान नहीं करना। तो वो हंस के कह रही है कि भगवान कह रहे वही तो करवाना है, उसके बिना तो कोई जुड़ना नहीं है। अगर मेरे साथ जुड़ना है, संन्यास लिया है, मेरे साथ जुड़ना है, तो ध्यान ही एकमात्र साधन है और जो मैं कह रहा हूं वो करना ही होगा। और जब तक मैं नहीं कहूंगा कि बंद कर, तो करना होगा, हर रोज करना होगा। गुस्सा तो बहुत आया, 15-16 दिन खूब खूब बोली मैं, खूब ओशो को ही, धोखेबाज है, ये है वो है, बड़ा कुछ बोली 16-17 दिन। पर फिर पता नहीं क्या होगा, 17वां या 18वां दिन होगा, तब तक वो सब कुछ चिल्ला चुकी थी, कुछ रहा बचा नहीं था। और वो कथारसिस भी पूरे हो चुके थे, सबकी ऐसी तैसी कर चुकी थी, कुछ कोई बचा नहीं था। और वो जब मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ वो कर रही थी, और पता नहीं क्या हुआ कि जैसे मैं अपने को देख रही हूँ, मैं सेपरेट हूँ, और ये क्वेश्चन अंदर से आ गया कि मैं कौन हूँ। ये एकदम करते करते चुप हो गई कि मैं कौन हूँ, ये कर रही वाली कौन हूँ या मैं जो देख रही हूँ, मतलब मैं कौन हूँ, ये हूँ क्या है। वो एक ऐसा पल भर के लिए था एक्सपीरियंस, पर वो एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उस दिन मैं सीढ़ी छत पे जाके करती थी, सीढ़ियों को मैं 2-2 सीढ़ियां छलांगे लगा के उतर रही हूँ, मेरे को इतना मजा आ रहा है। और मैं ऐसे पूरी बाहें खोल के, और जाके मैंने मीरा का एक भजन लगाया और मैं ऐसी नाची जाके, क्योंकि उसमें नाचना नहीं था उस वाले में। और मैं 3-4 दिन तो मैंने इतना अच्छे से ध्यान किया। और फिर कोई 22-23 दिन के बाद लक्ष्मी माँ का फोन आया, भगवान पूछ रहे हैं ध्यान कैसा हो रहा है। मैंने कहा बहुत आनंद आ रहा है। वो कह रहे थे यही बोलेगी वो, उनको वहां बैठ के भी पता था कि ठीक हो गई, बात बन गई है, सुर लग गया। उसके बाद मैंने 3.5 साल तक ध्यान किया वो।